नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। हमारे शरीर में केवल अंदरूनी या बाहरी तौर पे कोई बीमारी या स्वास्थ्य समस्याएं नहीं उत्पन्न होती है। कई बार लापरवाही या दुर्घटना की वजह से भी हमें किसी शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी में एक समस्या ये भी है कि कई बार लापरवाही या गलती से दुर्घटनावश हम जल जाते हैं या झुलस जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे अंक में हम बात करेंगे जले हुए मरीजों की कैसे उचित इलाज करनी चाहिए। इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान आए हैं, डॉक्टर सेतु बंधु तिवारी, जो कि पूर्व दिल्ली एम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, अभी पीएमसीएच के भी पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं और अभी बर्न स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं जले और झुलसे हुए लोगों के ऊपर, तो एक तो बहुत बड़ी समस्या है, मृत्यु का बहुत बड़ा कारण भी है कई बार जलना। क्या है इसके जो मापदंड हैं या बात करूं पैरामीटर्स हैं, डिग्री जिनकी कई बार हम लोग सुनते हैं कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, इस तरीके से, इसको प्लीज़ डिटेल्स में समझाएं। जी, आपने एकदम सही बोला। जले हुए मरीज जो भी आते हैं वो मैक्सिमम एक्सीडेंटल ही रहते हैं। जले हुए मरीज़ का मोर्टेलिटी, दैट मीन्स कि मरने का भी संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए और ये डिपेंड करता है कि उसके शरीर में कितना प्रतिशत का बर्न हुआ है। बर्न को हम लोग विभिन्न कैटेगरीज में बांटते हैं, जिसमें प्रमुखतः दो कैटेगरीज आता है। एक कि कितना मोटा जला हुआ है और एक कितना बड़ा एरिया जला हुआ है। मोटापा के अनुसार जो आपने सही बोला है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री जो होता है वो कितना थिकनेस पे जला है, इसके अनुसार क्लासिफाई किया जाता है। चमड़ा का एक पार्टिकुलर थिकनेस होता है, मोटापा होता है। जब चमड़ा का सिर्फ ऊपरी परत जलता है मिलीमीटर में, तो वो फर्स्ट डिग्री बर्न कहलाता है। जब उससे थोड़ा गहरा जलेगा तो सेकेंड डिग्री बर्न होगा। जब उससे भी थोड़ा नीचे चला गया गहरापन तो वो थर्ड डिग्री होगा। पूरा चमड़ा का होल थिकनेस और नीचे का जो मांसपेशी रहता है या हड्डी रहता है उसको भी झुलसा दिया, जला दिया, तो वो फोर्थ डिग्री होता है, जो सीवियर बर्न के कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है कि एरिया कितना बड़ा है, छोटा है, जिसको हम लोग परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। 5% है, 10% है, 20% है, 30% है, 50% है, 100% है। 0 से 100 तक डेफिनेशन करते हैं। कम को कम प्रतिशत में और ज़्यादा अगर शरीर जला हुआ है तो वो ज़्यादा प्रतिशत होता है, जिसको नापने के लिए एक मापदंड अपनाया गया है मेडिकल साइंस में, जिसको बोलते हैं रूल ऑफ 9। 11 शरीर के भाग को 9% में बांटा गया है। तो 11 को 9 में करेंगे तो 99 और 1% पेरिनियल एरिया को होता है, जिसमें आपका हाथ 9%, ये हाथ 9%, चेहरा 9%, आगे पेट और छाती दोनों 9-9, ये 18 हो गया। पीठ ऊपर से नीचे तक 18 हो गया। पैर का आगे पोर्शन 9%, पैर का पीछे पोर्शन 9%। तो 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, 2, 11। तो 11 नमा 99% ये हो गया और 1% पेरिनियल एरिया को बोला जाता है। टोटल 100% बर्न होता है। जो 100% बर्न में अगर 30 से 40% अगर किसी मरीज का जला हुआ है और वो जो आप डिग्री का बात किए हैं डिग्री में कम हो, सेकेंड डिग्री तक हो, तो उसको अच्छे तरह से मैनेज किया जाए किसी अच्छे बर्न अस्पताल में तो बचाया जा सकता है। लेकिन 40% से ज़्यादा बर्न होने के बाद मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है जी। तो जहाँ तक बर्न का सवाल है जले हुए मरीज का, तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मेरा मरीज जले ही नहीं। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब बचाव
इलाज से ज़्यादा अच्छा है। जी। हम लोग एक विकासशील देश के आदमी हैं। जलने के बाद जो खर्च आता है वो हम लोग और हमारे जो मरीज है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि जले ही नहीं, या अगर खुदा न खास्ते जल जाए तो कम से कम जले, कैसे जल्दी बुझाएं उसको। जी। और अगर जलने के बाद उचित इलाज, तुरंत उपचार कैसे करें। जब बहुत ज़्यादा जल जाए तब फिर फाइनल जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसका होता है वो कैसे करें, ये सारी चीज़ बातें आती हैं। जी बिल्कुल। तो आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें बचाव ही पहले करनी चाहिए। अगर हम गलती से या किसी दुर्घटनावश हम जल भी जाएं तो हमें प्राइमरी जो है उपचार के लिए हॉस्पिटल में हमें विजिट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत अच्छी चीज़ अभी आपने बताई है कि डिग्री जो है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तत्कालिक, क्योंकि आपने कहा कि जो जलना है वो कई बार गंभीर स्थिति उसकी हो जाती है, बहुत नाजुक स्थिति हो जाती है। तो क्या करें, तत्कालिक उपचार हम उसका कैसे कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कोई भी जले हुए मरीज़ का तत्काल में तुरंत उपचार क्या करें। और हम लोगों के सोसाइटी में कुछ माइथ्स भी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, पानी नहीं दो तो धूल पटा दो, किसी तरह से आग बुझाओ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाए कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए तत्कालिक उपचार में। तो सबसे पहले जब कोई भी मरीज़ को बर्न का इंजरी होता है, जब जलता है, तो पहला चीज़ होना चाहिए कि जो प्रोसेस ऑफ बर्निंग उसको रोकिए। पहला चीज़ कि ऑन गोइंग प्रोसेस जो बर्निंग का है, जो जल रहा है, उसको रोकिए। दूसरा है जल्द से जल्द आग को कंट्रोल में लाया जाए, बुझाया जाए। तीसरा है जब आग बुझ गया तो शरीर पे जो उसका पोस्ट बर्न इफेक्ट है उसको जल्द से जल्द कैसे कम किया जाए। चौथा है कि जब जलने के बाद जो बेसिक प्राइमरी उपचार है वो तुरंत कैसे और क्या क्या उसमें करना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटे जगह पे भी किया जा सकता है। उसके आगे आती है बात कि जब ये सब हो जाए तो तुरंत, अगर रेफरल क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है, तो तुरंत एक अच्छे बर्न हॉस्पिटल में जल्द से जल्द उसको भेजा जाए कि आगे कॉम्प्लिकेशंस कम हो और उसके जान की रक्षा की जा सके। तो पहला मैंने बोला कि जब कोई प्रोसेस, कोई भी मरीज जलता है तो बुझाना कैसे चाहिए आग को। जी। तो ये डिपेंड करता है बर्न के प्रकार पे। बर्न के 3-4 प्रकार हैं। एक थर्मल बर्न होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल बर्न होते हैं। थर्मल बर्न मतलब गर्म चीज़ से, आग वगैरह से लग गया। इलेक्ट्रिकल बर्न मतलब कि बिजली का तार जो उससे आता है उससे जल गया। केमिकल बर्न होता है। केमिकल बर्न मतलब जो एसिड, अल्कली किसी के चेहरा पे या शरीर पे फेंक दिया या एक्सीडेंटली ही देह पे गिर गया। एक 2 प्रकार के और बर्न हैं। फ्रिक्शन बर्न, घर्षण के चलते भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके चलते भी जल सकता है। एक रेडिएशन बर्न भी होता है, जो ट्रीटमेंट वगैरह में या कहीं से भी रेडिएशन आ रहा है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आपके बॉडी पे रेडिएशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो वहाँ भी बर्न हो सकता है। तो जब थर्मल बर्न की बात आती है तो उसमें जनरली कैसे जलता है, जलने का 3-4 तरीका है। पहले केरोसिन स्टोव यूज होता था। स्टोव में पलट गया, जला हुआ है, तेल शरीर पे गिरा और स्टोव का आग भी शरीर में लग गया। दूसरा है एलपीजी गैस का बर्न, खुला हुआ छूट गया जी। या फिर रूम में ऑलरेडी एलपीजी फैला हुआ है और आपने सलाई की तीली जलाई या लाइटर जलाया, उसमें पूरे बिल्डिंग में ही आग लग गया, उसमें आप ट्रैप हो गए। तीसरा है गर्म चीज़ से जलना, गर्म पानी है, गर्म दूध है, चाय है, गर्म लोहा है, उसमें एक्सीडेंटली शरीर पे गिर गया या आप उससे जाके टचअप में चले गए जिसके चलते बर्न हो गया। तो इसको थर्मल बर्न का बचाव कैसे किया जाए, तो इस बारे में सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है
कि जिस चीज़ से बर्न हो रहा है उस चीज़ को अलग रखा जाए। जैसे केरोसिन से और स्टोव पे अगर कोई खाना बना रहा है तो उसको ये कहना है कि अच्छे क्वालिटी का आप लीजिए कि ब्लास्ट नहीं करे, ISI मार्का रहना चाहिए, जो हमारे भारत सरकार के मापदंड के अनुरूप चल रहा है उसका वो फॉलो अप करना चाहिए। दूसरा है कि जो हम लोगों के देश में जो फीमेल लोग खाना बनाती हैं वो जनरली साड़ी पहनती हैं, तो लूज फिटिंग ड्रेस इसको अवॉइड करना चाहिए। जो लूज फिटिंग ड्रेस होता है उसमें आग मूव करके सडनली पकड़ सकता है, तो उससे हम लोगों को बचना चाहिए। अगर लूज फिटिंग ड्रेस साड़ी में किसी में अगर आग लग जाए तो उसको कैसे कवर अप करना है, बचाना है। हम लोग देखते हैं गांव घर में कि जब आग लगता है तो आदमी भागता है ओपन स्पेस में, दौड़ के वहाँ से कोशिश करता है, चिल्लाता है कि बचाओ हमको, भागता है। नहीं, यही हम लोगों को ये मैसेज देना है कि आप भागिए मत। आग जो जलती है वो उसका बढ़ने का कारण है ऑक्सीजन। जब आप भागते हैं तो उसको और अधिक ऑक्सीजन मिलता है और आप और अधिक जलते हैं जी। तो भागना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी अगर फ्लेम बर्न हो, जब आग लगे तो आप वहीं पे रोल कीजिए, वहीं पे लेट के और अपने आप को गुड़किए कि आग वहाँ पे बंद हो जाए और वो बढ़े नहीं। अगल बगल में कोई आदमी है तो उसको मदद करने के लिए बगल में अगर कुछ पानी वगैरह पड़ा हुआ है, प्लेन वाटर, तो उसको आप स्प्रिंकल कीजिए, या फिर कोई मोटा कपड़ा, कंबल हो, चट्टी हो, जो भी हो, उससे रैप कर दीजिए। इसका पर्पस ये है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देना है, रोक देना है हमको ऑक्सीजन का सप्लाई। ऑक्सीजन का सप्लाई रुकेगा तो बर्निंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कपड़ा जल गया, साड़ी जल गया, तो जलने के बाद वो चीज़ गर्म रहता है, वो शरीर पे चिपका हुआ है। अगला एम ये होना चाहिए कि उसको कैसे वहाँ से रिमूव करें एज अर्ली एज पॉसिबल। नहीं तो बर्न का डेप्थ डिपेंड करता है कि कोई भी बर्न, कोई भी हॉट सब्सटेंस कितना देर शरीर पर आपके चिपके हुआ है। ज़्यादा देर चिपका रहेगा वो डीप बर्न करा देगा, कम ही देर तक चिपका है तो सुपरफिशियल बर्न कराता है। तो मेरा पर्पस है कि अगर बर्न हो गया तो उसके डेप्थ को कम कैसे किया जाए। तो जो कपड़ा है उसको क्लीन किया जाए, जो जला हुआ गर्म चीज़ है उसको वहाँ से हटाया जाए। तीसरा है कि जो वहाँ पे बर्निंग प्रोसेस हुआ है वहाँ पे आप उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए पानी डाल सकते हैं, प्लेन वाटर। और ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेरिलाइज हो या किसी स्पेशल तरह का ट्रीटेड पानी हो। जो टैप वाटर जनरली है उसको आधे घंटे तक से 40 मिनट तक आप उस पर उसको डालते रहिए जब तक कि मरीज़ का पेन वहाँ सबसाइड ना कर जाए। पानी डालने से दो फायदा होता है, एक है कि मरीज़ का दर्द कंट्रोल होता है, दूसरा जो बर्न का डेप्थ है वो भी जो डीप होने वाला है वो सुपरफिशियल हो जाता है। गांव घर में डर से आदमी पानी नहीं डालता है कि फफोला पड़ जाएगा तो ये होगा, नहीं। जब भी मौका मिले, अगर वो थर्मल बर्न का केस है, कुछ स्पेशल केस में छोड़ के, जैसे कोई केमिकल से हुआ है और पानी से डालने पे वो एक्सप्लोड करे, रिएक्शन करे, या फिर जिसका केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट ज़्यादा पैदा हो, उसमें पानी नहीं डालना है। लेकिन अमूमन 99% केस में जो बर्न होता है उसमें आप पानी डाल सकते हैं। और पानी का कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार पानी डाल के छोड़ दिए, नहीं। उस पार्ट को पानी में नॉर्मल वाटर के टेम्परेचर में 4 से 10 डिग्री टेम्परेचर के बीच में एकदम आइस क्यूब भी नहीं डालना है, उससे भी हम आगे चर्चा करेंगे, उससे भी घाटा होता है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 4 से 10 डिग्री टेम्परेचर का पानी, उसमें उस पार्ट को अच्छे से अच्छे समय तक 30 से 40 मिनट तक भिगो के रखना चाहिए, जिससे कि बर्न का डेप्थ कमे और मरीज़ का दर्द कंट्रोल होता है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा है कि पानी डालने के बाद हम लोग को आगे फिर क्या करना चाहिए। तो जब आप पानी डाल के क्लीन कर दिए हैं तब उस बर्न मरीज़ को एक साफ़ कपड़ा, ज़रूरत नहीं है कि आप अस्पताल में जाइए, दुकान में जाइए, स्टेरिलाइज चीज़ खरीदिए और तब ढकिए, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सूती कपड़ा जो साफ़ हो, धोया हुआ हो, सूखा हुआ हो, उससे उस एरिया को ढक देना है। ढकने के बाद तब फिर उसका आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कुछ कंडीशन में जब आप देखेंगे कि जब बर्न होता है तो फफोला पड़ जाता है, बड़ा बड़ा फफोला रहता है, उसके मैनेजमेंट में भी सब कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं।
कुछ आदमी का फफोला पड़ने के बाद वो डर जाता है कि बहुत बड़ा बर्न है। नहीं, डरना नहीं है। फफोला पड़ना एक बर्न का नॉर्मल आपके बॉडी का रिएक्शन है। वो फफोला पड़ सकता है, फफोला पड़ेगा, उसका इलाज आगे होना है, वो होता रहेगा। डरने से एकदम घबराना नहीं चाहिए। ज़रूरत है कि उसका इलाज अच्छे समय पे, सही समय पे और अर्ली उचित कैसे हो। तो जब फफोला पड़ जाए तो उससे ये मतलब नहीं है कि आप पानी नहीं डालिए, नहीं, फफोला पड़ने के बाद भी आप उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसको कंटिन्यू रखना है। जब आप बर्न में हम लोग कुछ क्राइटेरिया है रेफरल का कि किस बर्न को आप वहाँ लोकली छोड़ सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे इलाज कर सकते हैं, और किस पेशेंट के बर्न को फिर आगे बढ़ाना है कि किसी पर्टिकुलर बर्न सेंटर में, बर्न हॉस्पिटल में आपको आगे भेजना है जहाँ उसका प्रॉपर उचित तरीके से इलाज हो। जिसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि पार्शियल थिकनेस बर्न अगर वो 20% से ज़्यादा शरीर का हो तो हम लोग को बर्न हॉस्पिटल में रेफ़र करना चाहिए। अगर फुल थिकनेस बर्न चाहे कितना भी छोटा क्यों नहीं हो उसको बर्न सेंटर में रेफ़र करना चाहिए। एसिड बर्न हो उसको रेफ़र करना चाहिए। इन्हेलेशनल इंजुरी हो, इन्हेलेशनल बर्न एक स्पेशल टाइप का बर्न है, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गया और धुआं से भरा हुआ है, उसमें आदमी ट्रैप हो गया, फंस गया, तो गर्म धुआं उसके शरीर में चला जाता है। ऊपर से आपको लगेगा कि इस मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी झुलसा नहीं है, लेकिन वो धुआं के चलते उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में बर्न होता है और वो बहुत ही घातक होता है। वो बर्न को पहचानिए और अगर वो सस्पिशस है बर्न कि ये इन्हेलेशनल बर्न है तो उसको जल्द से जल्द बर्न हॉस्पिटल में आगे भेजना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आगे इंट्यूबेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जो एक बर्न हॉस्पिटल में ही मैनेज किया जा सकता है। फिर और कुछ क्राइटेरिया हैं रेफरल के, बच्चा है उस कंडीशन में, या बर्न से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक बर्न है जो बिजली का तार से लगा हुआ है उसको भेजना है। बर्न विथ एसोसिएटेड विथ मेजर ट्रॉमा कि बर्न भी हुआ और ऊपर से गिरा तो उसका स्पाइन, हड्डी की जैसे भी टूट गया, डिफरेंट एक बर्न के साथ अदर्स मेजर प्रॉब्लम है उसको भी रेफ़र करना चाहिए। तो ये प्राइमरी मैनेजमेंट में मैंने जो कुछ गिनाया है कि शुरू में आपको बर्निंग प्रोसेस को एक्सटिंग्विश कीजिए कि जो जल रहा है उसको रोकिए। जले हुए मरीज़ को जल्द से जल्द उसका जो डेप्थ है उसकी सिविरिटी को कैसे कम करें। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो जले हुए मरीज़ में हम लोग पानी या फिर मोटा कपड़ा से ढक के बुझाते हैं, कुछ आदमी क्या करते हैं कि धूल बालू ये सब पटाने लगते हैं उनके शरीर पे। ये नहीं करना है, इससे इन्फेक्शन बढ़ता है और आगे ट्रीटमेंट में दिक्कत आती है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने ये आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि प्रिकॉशन कैसे लेना है। अगर कोई व्यक्ति जल गए हैं, बहुत गंभीर स्थिति में है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी का यूज़ करिए, लेकिन बाकी डस्ट और जो धूल और बाकी चीज़ें, तो एक मिथ है, इससे निकलिए, ये बिल्कुल ही गलत होता है। मरीजों को आगे इलाज के समय में बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि पानी को लेकर बहुत सारे मिथ भी है। कई बार हमने सुना है कि इवन लोग जो मरीज़ हैं जिनको अभी अभी वो बर्न हुए हैं, इवन पानी तक नहीं पिलाना चाहते हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये देखिए, बर्न का जब मरीज़ है तो ये आपको एसेस करना है कि मेरे मरीज़ को कितना परसेंटेज बर्न है। बर्न अगर 20% से ज़्यादा है तो आपको 24, अगर शरीर में ज़्यादा बर्न है तो उस समय आपका स्टोमक पानी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहता। अगर आप पानी पिलाएंगे तो उल्टी हो सकता है, मरीज़ आगे जाके बेहोश हो सकता है, वो उल्टी सांस के नली में चली जाएगी तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है, मरीज़ की बचने की संभावना भी घट जाती है। लेकिन अगर 20% से कम बर्न है, मरीज़ अच्छा है, उल्टी उसे नहीं हो रही है, टहल बोल रहा है, तो उस कंडीशन में पानी नहीं रोकना चाहिए। पानी देने से कोई घाटा नहीं है। तो बर्न में हम लोगों को सबसे पहले एसेस करने के लिए कि उसका बर्न का परसेंटेज कितना है। सीवियर बर्न है उसमें नहीं देना है, लेकिन अगर थोड़ा बर्न है, हाथ में थोड़ा सा जल गया, किसी का मेटल कांटेक्ट हुआ, उससे थोड़ा फुल थिकनेस बर्न हो गया, तो इस कंडीशन में पानी देने से कुछ घाटा नहीं होता। जी बिल्कुल। ये हमने देखा है कि कई बार त्वचा पे बहुत हल्की वो जलते हैं, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा जलते हैं, तो क्या सतर्कता बरती जाती है इलाज के दौरान, अगर मैं इलाज की बात करूं? बर्न का इलाज डिपेंड करता है कि वो मोटाई कितनी है। अगर वो सुपरफिशियल बर्न है तो उस पर आप जो बर्न का स्पेशल मलहम आता है,
क्रीम और ड्रेसिंग आता है, ये आप करेंगे रेगुलरली, वो ठीक हो जाएगा। जैसे आपने पहले पूछा था डिग्री में, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, तो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री ये दो जो बर्न का प्रकार है, ये ड्रेसिंग पे ही ठीक हो जाता है अच्छे तरीके से। अच्छे बर्न अस्पताल में अगर आप उसका प्रॉपर वे में स्टेराइल तरीके से ड्रेसिंग कर रहे हैं तो ये 7 से 10 दिन में ड्रेसिंग से ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बर्न थर्ड डिग्री हो, फोर्थ डिग्री हो, तब उसमें स्पेशल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तब आप अगर ड्रेसिंग कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, समय ज़्यादा लगता है ड्रेसिंग में, ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है, स्टे बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो और बाकी जो जलने के बाद कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे हाथ मुड़ जाना, हाइपरट्रोफिक स्कार बन जाना, तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं ये सब फुल थिकनेस बर्न में थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री में ज़्यादा होते हैं। तो थर्ड और फोर्थ डिग्री का अगर बन रहे हैं तो उसे सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, और जल्द से जल्द जो ही मरीज़ तैयार हो, घाव तैयार हो, तो सर्जरी कर देनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में आप ड्रेसिंग पे उसे ठीक कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने भी बात की है सर्जरी की, तो सर्जरी किस स्थिति में क्या शुरुआत के तौर पे, शुरुआत में ही आप सर्जरी को करते हैं या फिर कुछ दिनों बाद? देखिए अभी तो मेडिकल साइंसेज इवॉल्व कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि डायनामिक चीज़ है, ईच एंड एवरी डेज कुछ चेंजेज आते रहते हैं। पहले ये कंसेप्ट था कि जब कोई जला हुआ है, घाव है, तो उस घाव को ड्रेसिंग करते रहिए। जब घाव लाल हो जाए, अच्छे तरह तैयार हो जाए, मरीज़ मजबूत हो जाए, तब आप उस पर प्लास्टिक सर्जरी करके चमड़ा चढ़ाइए और उसके घाव को ठीक कीजिए। लेकिन अब जो रिसेंट चेंजेज आ रहे हैं उसमें ये कहा जाता है कि नहीं, आप उतना समय क्यों गंवाएंगे, क्योंकि अभी के लिए टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रेजेंट वर्ल्ड में सब समय को ज़्यादा पकड़ना चाह रहा है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द ठीक हो, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो जला हुआ एरिया है उसको ड्रेसिंग के बजाय स्पेशल हम लोग का आता है इंस्ट्रूमेंट, उससे काट के जला हुआ एरिया को हटा देते हैं। अर्ली पीरियड में ही हटा के जो नीचे फ्रेश एरिया, अच्छा एरिया आया, उस पर सर्जरी कर देते हैं। कोई तो 90% बर्न मिलता है। उस कंडीशन में उसका अपना शरीर का तो चमड़ा ही नहीं है, तो आप चमड़ा कहाँ से लाएंगे? इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से अभी इजाद हो रहा है, नया सब जगह डेवलप नहीं हुआ है, स्किन बैंक की स्थापना की जा रही है। बिहार में अभी तक तो स्किन बैंक की स्थापना नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ जगह पे प्रोसेस में चल रहा है स्किन बैंक के लिए भी। उसमें क्या किया जाता है, मैं संक्षेप में बता दूं आपको कि जो भी चमड़ा 2% 4% बचा है, वहाँ से एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जाता है मरीज़ का, और उसको लेबोरेटरी में डाल के उसको ग्रो कराया जाता है प्रॉपर मीडियम में, और 3 to 4 वीक्स टाइम में उसको मल्टीप्लाई करके जितना बॉडी में चाहिए उतना चमड़ा बना लिया जाता है। चमड़ा का लेयर बना लिया जाता है, मल्टी लेयर केराटिनोसाइट कल्चर उसको बोलते हैं, बना लिया जाता है। और उस 4 सप्ताह तक, तब तक आपके मरीज़ को, अपने मरीज़ को एक अच्छे बर्न हॉस्पिटल में रख के ड्रेसिंग करके इन्फेक्शन से बचाना है। लेकिन ये अभी सब जगह अवेलेबिलिटी नहीं हो पाया है। इस दोनों के बीच में भी एक क्राइटेरिया आता है, आर्टिफिशियल स्किन जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटेग्रा, कोलाजिन सीट, ये सब भी ये दोनों के बैरियर को ख़त्म करने के लिए कि एक तरफ मेरे पास चमड़ा ही नहीं है, एक तरफ चमड़ा मिलना बहुत मुश्किल है, तो बीच के बैरियर को ख़त्म करने के लिए ये 1-2 मटेरियल आता है, उससे तत्काल के लिए हम लोग वुंड को कवर कर देते हैं। बहुत बड़ा घाव है, उसको ढक दिए, उस चीज़ से ढकने से होता क्या है कि इन्फेक्शन का वो बचाव कर दिया और अंदर हीलिंग का समय उसको मिल गया। लेकिन याद रखना है कि लास्ट में आपको वहाँ पे चमड़ा चढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप एक बर्न स्पेशलिस्ट हैं, आपने भी कई ऐसे सर्जरी वगैरह किए होंगे, क्या परेशानी आती है उस वक्त आपको? देखिए, बर्न में सबसे बड़ी परेशानी जो हम लोग झेल रहे हैं कि बर्न का रेफरल हम लोगों के एरिया में बहुत डिलेड होता है। पेरीफेरी में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन लोगों को इतना आइडिया है नहीं। बर्न एक सुपर स्पेशलाइज्ड चीज़ है जिसके सेंटर इंडिया में बहुत कम है, तो इसमें क्राइटेरिया में ये अच्छे तरह से सबको जान लेना चाहिए
कि बर्न के पेशेंट को स्टेबलाइज मतलब प्राइमरी मैनेजमेंट जो मैंने बताया है कि वो करके और जल्द से जल्द किसी अच्छे बर्न हॉस्पिटल में रेफ़र करना चाहिए कि वो आगे जब ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट करेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ऑलरेडी अगर केस पेरिफेरी में ख़राब हो चुका है, कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, तब रेफ़र करने पे फिर केस अच्छा नहीं आता है, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो सुदूर क्षेत्र में जो इलाज किया जाता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, प्राइमरी मैनेजमेंट उन्हीं को करना है, क्योंकि कहीं भी जहाँ पे मरीज़ जला तो प्राइमरी मैनेजमेंट जैसे पानी से बुझाए, उसको एक चादर से ढक दिए, उसके बाद 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर रेफ़र कर रहे हैं लंबा समय के लिए तो 2-3 चीज़ ज़रूरी रहता है कि एक आईवी कैनुला जो पानी चढ़ाने के लिए या फिर दवा देने के लिए उसको इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा, नाक के थ्रू पेट में पाइप डाल देना चाहिए कि अगर ज़्यादा बर्न है, उल्टी हो तो वो सांस के नली में ना जाए। और तीसरा, एक पेशाब में पाइप डाल देना चाहिए। ये 3 चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको करके पेरीफेरी में और तब आगे बर्न सेंटर पे एज अर्ली एज पॉसिबल इतना मैनेज करके एक प्राइमरी ड्रेसिंग के रूप में ढक दीजिए या कुछ ऑइंटमेंट लगा के और उसको रेफर कर दीजिए बिल्कुल आगे के लिए। जी, तो आपने सुना डॉक्टर सेतीबंधु तिवारी को, जो आपको बता रहे थे कि जो जलना है या झुलसना है उससे कैसे बचाव करनी है आपको। सबसे पहले तो सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि आप जलने से ही बचिए, और अगर ये खुदा न खास्ता हो भी जाए तो घर में जो प्राइमरी जो तत्कालिक उपचार होता है वो घर से ही शुरुआत होती है। कहते हैं किसी भी चीज़ की घर से ही शुरुआत होती है, तो पहले खुद से ही उसको सही तरीके से घबराना तो सबसे पहले नहीं है, ये खुद से ही इलाज करके प्रॉपर वे में जो डॉक्टर साहब ने अभी आपको सलाह दिया है उसके ऊपर फोकस करिए, और उसके बाद हॉस्पिटल में या जो नियर बाई आपके किसी भी चिकित्सालय में जाके आप वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे स्टूडियो में आया, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो अब अगले अंक में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित रहेंगे। इसी संदेश के साथ हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।